हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इंग्लिश का पेपर हो चुका है आपका और अब जो हमारी बारी है वो इकोनॉमिक्स के पेपर की है। और हम अगर बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमारे पास क्योंकि दो बुक होती हैं यहाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि हम पहले भी लेकर आए हैं। और आप आज के इस क्लासेस से इस वीडियो से अपनी स्टडीज को समराइज कर पाएंगे कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह हमें पढ़ाई करनी है। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक बात को पहले समझ लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। अगर हम लोग केवल टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ के चले जाएं और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली रियल लाइफ बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बेस्ड एक सब्जेक्ट है, उस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम किसी भी टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं तो एक बात को हमेशा समझना है कि हमें उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है ताकि हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेबल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग चैप्टर के अंदर आप CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं CBSE आपसे ये नहीं पूछना चाहता कभी भी कि CRR क्या है, SLR क्या है। वो चाहता है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेटेस्ट बात करें 2024 में ही CRR, SLR मतलब जो RBI की रेपो रेट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए थे। अगर वो चेंजेस किए गए थे तो CBSE पूछ सकता है कि वो चेंजेस क्यों किए गए थे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। तो मेनली आपको आपके टॉपिक्स के इम्प्लीकेशंस जरूर पढ़ने हैं। आप इतना ध्यान रखें कि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन कम आएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके पास ज्यादा होंगे। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं तो यकीन करिए इकोनॉमिक्स में मार्क्स गेन करना कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि हमें इकोनॉमिक्स की थियोरिटिकली BST की तरह रटनी है तो आप ये मान के चलें कि आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसको एप्लीकेबल करना भी सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जो मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज नहीं यूनिट वाइज बनाया, जैसे NCERT में जैसे हमारे सिलेबस में दिया होता है। तो इस यूनिट 1 का नाम होता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और इसके अंदर अगर हम लोग अलग अलग रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, VK ओरी वगैरह की यूज कर रहे हैं या अटारिया की बुक यूज कर रहे हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स को इन्होंने 2-3 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा होता है। जैसे पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उस पर बेस्ड होता है, फिर नेशनल इनकम कंप्यूटेशन होता है। इस तरह से उन्होंने चैप्टर बना रखे हैं। तो हमारा यहाँ पे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर है। तो पहला चैप्टर जो हमारा बेसिक का है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स। अब बेसिक्स में आपको क्या पढ़ना है ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक्स के अंदर जो हमारे टॉपिक्स कवर हैं, बेसिकली आपको फर्स्ट चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पढ़ना होता है कि हमारे पास जैसे कंज्यूमर गुड्स होता है और कैपिटल गुड्स होता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। इसी तरह फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। अब ये क्वेश्चन हमसे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे बेसिक्स हैं। अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है और हमारा कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना होता है। इसके बाद हम बात करें, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। कि रियल फ्लो क्या है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड्स की तरफ तो वो रियल फ्लो हो गया, और बदले में जब हाउसहोल्ड जो है उसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो मनी कंसिडरेशन देता है उसे कहते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो, रियल फ्लो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पर, होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि इनकम का फ्लो जो होता है वो सर्कुलर क्यों है, क्योंकि वो कंटिन्यूस होने वाला फ्लो है। हम कभी भी डिमांड करना बंद नहीं करता कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर कभी भी प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का बंद नहीं करता, इसलिए वो सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक होता है सर्कुलर फ्लो एंड ऑफ इनकम। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में मेनली बेसिकली यही टॉपिक क्लियर होते हैं। एक हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट भी एक टॉपिक होता है जो MCQ क्वेश्चन में आता है कि स्टॉक क्या है। जब किसी चीज का मेजरमेंट हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हैं वो स्टॉक है, और जब किसी चीज का मेजरमेंट हम लोग एक पीरियड ऑफ टाइम पर करते हैं
तो उसे हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट कह देते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद ये हमारा पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेशनल इनकम चैप्टर के बारे में, जो हमारे रेफरेंस बुक्स में 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है। एक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है और इसके बाद हमारे पास नेशनल इनकम है, उसके कंप्यूटेशन की मेथड है। अब हम बात करें, जब हम कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम में आते हैं तो हमें पहले तो मेथड्स पढ़नी है, और मेथड्स में आप सबको पता होगा कि 3 मेथड हमारे पास होती है। उसके बाद हम लोग बात करें मेथड्स की, तो मेथड में हमारे पास एक इनकम मेथड है, एक हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है, और एक हमारे पास वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड है। तो इन 3 मेथड्स को तो प्रैक्टिकली ही पढ़ना है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपके लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे वैल्यू एडेड मेथड से आप जीडीपी फाइंड आउट करते हैं, जीडीपी एमपी। इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप जीडीपी एमपी ही फाइंड आउट करते हैं, और आप इनकम मेथड में चले जाएं तो यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं एनडीपी एफसी। अब क्वेश्चन आपके पास कैसा भी आ सकता है, किसी भी मेथड से आ सकता है। ज्यादातर चांसेस हैं एक्सपेंडिचर मेथड आने के, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर मेथड आ चुका है तो इस बार चांसेस बनते हैं या तो इनकम मेथड के और वैल्यू एडेड के। और आपके सैंपल पेपर में भी इस बार एक्सपेंडिचर मेथड का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे इस बार ज्यादा चांसेस है वैल्यू एडेड या इनकम मेथड आने के। इसके बाद हम लोग जो हमारा रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला चैप्टर होता है उसमें क्या पढ़ते हैं, हम तीनों मेथड्स की बात वहां नहीं करते। पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल का इनकम का जो डिफरेंस है कि डोमेस्टिक इनकम हम लोग नेशनल टेरिटरी की इनकम लेते हैं, चाहे उसमें रेसिडेंट की इनकम हो चाहे नॉन रेसिडेंट की, जबकि नेशनल इनकम हम लोग रेसिडेंट की इनकम, नॉन रेसिडेंट की इनकम, सबकी इनकम लेते हैं। और नहीं, हम सिर्फ नेशनल इनकम में रेसिडेंट की इनकम लेते हैं, लेकिन वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इनकम भी इसमें काउंट की जाती है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस बनाता है वो आपको याद होगा, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक नेशनल का हमारे पास डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास इसी चैप्टर में आगे जो टॉपिक आता है वो आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि जीडीपी एंड वेलफेयर का क्या रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन है, जीडीपी बढ़ेगा वेलफेयर बढ़ेगा, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं कि जीडीपी का कंपोजिशन क्या है, एक एक्सटर्नलिटीज नाम का पॉइंट है आपके यहाँ पर, एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस हैं, तो और ये जो चीजें हैं, इनकम का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जीडीपी एंड वेलफेयर की लिमिटेशन है कि जीडीपी बढ़ने पर भी वेलफेयर बढ़ेगा नहीं। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में अगर हम चले जाएं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में ही, तो और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर एक टॉपिक आपके पास आता है रियल फ्लो, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। एक ये टॉपिक जरूर करके जाएं। इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है छोटा सा, रियल को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए साथ साथ एक टॉपिक हम पढ़ते हैं वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, करंट जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, मतलब जो रियल जीडीपी है उसको डिवाइड करते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर आता है, जो कि हमारे प्राइस इन्फ्लेशन को शो करता है। तो ये बात हो गई हमारे सेकंड चैप्टर की। इसके बाद हमारा जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, ये तो प्रैक्टिकल चैप्टर है, आपको पता ही है, फॉर्मूलेस पढ़ने हैं और उसके बाद आपको 2-4 क्वेश्चन हर मेथड के प्रैक्टिस में करने हैं। हाँ, जब आप ये थ्योरिकली पढ़ते हैं तो इस मेथड की प्रिकॉशंस का जरूर ध्यान रखें। हर मेथड की अपनी प्रिकॉशंस हैं। जैसे अगर आप वैल्यू एडेड मेथड की बात करोगे तो वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास प्रिकॉशन क्या है कि हमें सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है वो काउंट नहीं करनी है। डोमेस्टिक अगर हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया है डोमेस्टिक यूज के लिए तो वो भी जीडीपी में काउंट होता है। तो ऐसी कुछ प्रिकॉशंस हैं, इनकम मेथड की भी हैं और एक्सपेंडिचर मेथड की भी हैं। तो तीनों मेथड की प्रिकॉशंस आपको पढ़ के जानी, जिस पर बेस्ड थ्योरिकल क्वेश्चन हमारे पास आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 के बारे में आपको बताया क्या क्या आपको पढ़ना है। ये चैप्टर 1 नहीं है, एक्चुअली हमने यहाँ पर 3 चैप्टर कवर किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, जहां हमारे पास रेफरेंस बुक में 2 चैप्टर होता है। मनी चैप्टर अलग होता है, बैंकिंग चैप्टर अलग होता है, और हमने यहाँ पर उसको एक यूनिट नंबर 2 में डिवाइड किया है, मनी एंड बैंकिंग। अब आ जाए अगर मनी वाले चैप्टर में है तो मनी बहुत छोटा सा टॉपिक है। पढ़ना क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ना है हमारे को, स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, द मनी हेल्ड बाय द पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। और इसका मेजरमेंट कैसे होता है, जो आपने पढ़ा होगा M1 एक मेजरमेंट होता है जिसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं C+DD+OD।
तो वो आपको सिर्फ इतना सा पार्ट मनी वाले टॉपिक में से पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। बार्टर सिस्टम सिलेबस से बाहर हो चुका है। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ मनी जो है वो टॉपिक भी हमारे सिलेबस से बाहर है, तो आपको नहीं पढ़ना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अभी यहाँ से आगे हम बैंकिंग वाले चैप्टर में, तीनों टॉपिक हमारे पास बैंकिंग में कवर है। तो पहला टॉपिक हमारे पास आता है क्वेश्चन कि मनी या क्रेडिट कैसे कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है। आप सबको पता है कमर्शियल बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है उसका एक पार्ट वो लोग CRR SLR के तौर पर रखने के बाद बाकी पैसा वो क्रेडिट के तौर पर, लोन के तौर पर दे देते हैं और इस तरह से वो पैसे से पैसा बनाते हैं। तो एक टॉपिक हमारे पास ये है जिसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देकर हमें समझाना होता है कि कैसे कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। इसी में एक टॉपिक हमारे पास साथ साथ चलता है, वो है मनी मल्टीप्लायर, जो कि एक क्वेश्चन बनता है MCQ में। कभी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, 1/RR वाला फॉर्मूला है अपना, ठीक है। तो उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है MCQs में, वो पढ़ के जाना है। इसके बाद आप बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो बैंक सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, तो ये एक इशूइंग नोट इशूइंग बैंक है, मतलब नोट इशू करने का काम करता है। इसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसमें 3 फंक्शन उसके होते हैं, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। इसके बाद बात करें सुपरवाइजरी रोल एंड बैंकर्स बैंक। इसके बाद हमारे पास होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसके बाद हमारे पास होता है लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट। इसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और एक इसका प्रिंसिपल फंक्शन होता है, वो होता है कंट्रोल ओवर क्रेडिट, मतलब क्रेडिट के ऊपर कैसे कंट्रोल करता है। ये इसका मेन प्रिंसिपल फंक्शन है RBI का। क्रेडिट का मतलब है कि लोन जो कमर्शियल बैंक्स बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उससे कैसे कंट्रोल में किया जाता है, क्योंकि ज्यादा लोन देना मनी सप्लाई को बढ़ाएगा और मनी सप्लाई कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन लेकर आएगा। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो गया और मनी सप्लाई कम हो गया तो डिफ्लेशन लेकर आएगा। तो कंट्रोल ओवर क्रेडिट कैसे करें, इसके लिए आपको याद होगा आपकी बुक में मॉनेटरी पॉलिसी दे रखी है RBI की, जिसके 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़े होंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% बनेगा। और क्या बनेगा क्वेश्चन, यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि RBI ने CRR घटा दिया तो क्या होगा, बढ़ा दिया तो क्या होगा, अनचेंज रखा तो क्या होगा, CRR SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सब हमारे क्वांटिटेटिव फंक्शंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास हम बात करें तो क्रेडिट राशनिंग होता है। इसके अलावा हमारे पास मोरल सुएशन होता है और मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। तो ये 2-3 चीजें हमारे पास होती हैं, ये हमको पढ़ के जाना है। CRR SLR, इसमें कई बार MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि CRR जो परसेंटेज है वो कितना, किसका परसेंटेज है, SLR किसका परसेंटेज है, लिक्विड एसेट्स का परसेंटेज है। तो हमें पता होना चाहिए सारी बातें, ठीक है। तो ये हमारा मेनली बैंकिंग वाला टॉपिक है जो हमें पढ़ के जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी यूनिट 3 की, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी यूनिट है अगर यूनिट वाइज बात की जाए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 टॉपिक हैं आपके चैप्टर के। अगर हम बात करें तो पहला एक चैप्टर हमारे पास होता है जिसमें हम लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट वाला चैप्टर होता है, और एक चैप्टर हमारे पास होता है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। तो उसे करेक्ट कैसे करा जाता है, वो सारी टॉपिक्स मैंने एक ही बार में कवर कर दिए हैं। तो देखो, पहले तो आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ना है, जिसको हम पढ़ते हैं C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का टोटल है एग्रीगेट डिमांड। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें, अगर ओपन इकोनॉमी की बात करें, तो उसमें C+I+G+X-M, मतलब इसमें हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ले लेंगे। वो सब कुछ, वो सभी लोग जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, सबके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे काउंट होंगे। कंजम्पशन फंक्शन हमें पढ़ना है, स्पेशली ग्राफ के रेफरेंस को देते हुए कि कंजम्पशन जो फंक्शन है उसमें जो ग्राफ है, कंजम्पशन लाइन जो है वो इनकम लाइन से कैसे पैरेलल होती है। और इसी तरह सेविंग फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है, आपको याद होगा C=C बार प्लस BY। यहाँ B का मतलब MPC होता है, MPS MPC का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। MPC MPS का मतलब क्या है कि जितना MPC बताता है कि किस रेट से हमारा कंजम्पशन चेंज हो रहा है इनकम चेंज होने से। तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशो है MPC। इसी तरह चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम का रेशो है MPS। 1 माइनस MPC करें तो MPS आ जाएगा, MPS में से अगर इसी तरह 1 माइनस MPS करेंगे तो MPC आ जाएगा। MPC MPS प्लस टोटल 1 होता है। तो आपको पढ़ना है। इसी तरह इसमें ब्रेक इवन पॉइंट का रेफरेंस जरूर पढ़ना है, जहां पर कंजम्पशन और हमारी इनकम लेवल हो जाती है इक्वल, वहां पर
हमारी सेविंग हो जाती है जीरो, और जो सेविंग जीरो हो जाती है तो वहां पर उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनर उठा के चलता है। सेविंग कर्व का, कंजम्पशन कर्व का जरूर ध्यान रखिएगा। कंजम्पशन का जो कर्व होता है, उस कर्व का जो स्लोप होता है, वो स्लोप फ्लो होता है किससे? एमपीसी से, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट रहता है, इसलिए कंजम्पशन का जो कर्व है वो भी कांस्टेंटली फ्लो करता है, स्लोप उसका कांस्टेंट रहता है। इसके बाद बात करें एपीसी और एपीएस, तो एपीसी में आपको पता है ये टोटल कंजम्पशन का टोटल इनकम पर रेशो है, और ये टोटल सेविंग्स का टोटल इनकम पर रेशो है। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रिलेटेड। अब आ जाती है हमारी बात यहाँ पर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो अप्रोच होती है, आपको पता है, एक तो AD इज इक्वल टू AS वाली और एक S इज इक्वल टू I वाली। थ्योरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला, आपको याद हो, हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू C प्लस I, और फिर इस फॉर्मूले को अगर हम आगे और ब्रेक करें तो y इज इक्वल टू C का फॉर्मूला होता है C बार प्लस BY प्लस I, ये मास्टर फॉर्मूला है, लगभग सभी क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल हो जाता है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बेस हमारे को सॉल्व करने हैं, करके जाने हैं, क्वेश्चन कंफर्म हमारे पास आएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, और जहां हमारे रिसोर्सेज जो है वो पूरे यूटिलाइज हो चुके हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जितने हमारे पास रिसोर्स हैं पूरे यूटिलाइज्ड हैं, और वहां पर हमारा ADAS के बराबर है, तो हम कह सकते हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां ADAS के इक्वल्स तो है, बट हमारे पास रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज नहीं हुए हैं, कुछ वेकेंट रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं जो कि इकोनॉमी में आगे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में कितना चेंज होगा, इस चीज का मेजरमेंट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बेस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, आपको ध्यान होगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अगर इतना रुपए का हमें इनकम एडिशनल चाहिए तो उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या हम इतना इन्वेस्टमेंट एडिशनल करें तो हमारी इनकम में कितना चेंज आएगा। ऐसे क्वेश्चन सारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर बेस्ड होते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। एमपीसी का और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन क्या है? जितना ज्यादा एमपीसी होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस हमें समझानी होती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारे कंजम्पशन बढ़ेंगे, और कंजम्पशन बढ़ेंगे तो वापस इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आपका कंजम्पशन किसी और की इनकम बनता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो आपको समझ में या समझाने आना चाहिए। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा चल जाता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बतानी है कि जब AD जो है ग्रेटर होता है AS से तो क्या होगा, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इम्प्लीकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। इसी तरह AD अगर लेस है AS से तो क्या होगा, मतलब डेफिशिएंट डिमांड है, तो उस केस में क्या हमारे पास इम्प्लीकेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, अनडिजायर्ड स्टॉक लेवल हमारे पास बच जाएगा, प्रॉफिट का लॉस होगा, और हमारे रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज नहीं होंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी चलेगी, और जिसमें हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगा। इम्प्लीकेशंस जरूर पढ़ के जाने हैं। इसके बाद हम बात करें हाउ टू करेक्ट, इस प्रॉब्लम को करेक्ट कैसे करें। तो करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो अथॉरिटीज है जो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करती है, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारा सेंट्रल बैंक है, मतलब RBI। तो RBI इसको करेक्ट करने के लिए अपनी वही मॉनेटरी पॉलिसी लगाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का रेफरेंस आप ऑलरेडी बैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर वो अपने वही CRR, SLR और रेपो रेट और इन सब में चेंजेस करके एक्सेस डिमांड के केस में तो सारी रेट क्या कर देता है, बढ़ा देता है ताकि कमर्शियल बैंक कम लोन दे पाए, और डेफिशिएंट डिमांड के केस में सारी रेट्स क्या कर देता है, कम कर देता है ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाए। और जहां बात करते हैं हम फिस्कल मेजर्स की, ध्यान रखेंगे इसको हम फिस्कल मेजर्स कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है। फिस्कल मेजर्स में हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास चार चीजें होती हैं, मेनली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, उसे घटा घटाकर वो एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करती है। इसके बाद हम बात करें, दूसरा होता है हमारे पास टैक्सेस। टैक्स भी आपको अच्छे से पढ़ना है। टैक्स रेट बढ़ जाती हैं, अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को हम कवर कर पाएंगे, और घटा देगी तो डेफिशिएंट डिमांड को हम सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हमारा पब्लिक डेब्ट और बोरोइंग्स फ्रॉम RBI, ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास मान के चलिए 100% क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर हमारा हो गया। अब आता है गवर्नमेंट बजट। अपने आप में इंडिविजुअली एक पूरी यूनिट का चैप्टर है गवर्नमेंट बजट।
और इंडिविजुअली अगर एक चैप्टर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा मार्क का चैप्टर होता है इंडिविजुअली। इस चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स। तो आप सब जानते हैं गवर्नमेंट बजट में दो चीजें होती हैं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स, एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। तो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का कुल मिलाकर सारा खेल होता है बजट में। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दोनों को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, आपको याद होगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन तो हमारे पास छोटा इस पे बेस आ जाता है कि फलाना खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है, इसी तरह रिसिप्ट रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो आपको पता होगा क्राइटेरिया क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो आपकी असेट लायबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी असेट और लायबिलिटी के जो स्टेटस है उसको अफेक्ट नहीं करती, मतलब गवर्नमेंट के असेट लायबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती। तो एक तो आपको कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स पढ़ने हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जीडीपी इंक्रीज करना गवर्नमेंट का बजट का ऑब्जेक्टिव होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अलावा रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और इसके बाद अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसे हम इनइक्वलिटी कम करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है, जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। टैक्सेशन के बारे में पढ़ के जाना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पता होगा आपको, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस यूज इसलिए होते हैं ताकि हम लोग इनकम की इनइक्वालिटी को कम कर सकें, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी मींस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पर वो यूज करती है अपने वही मेजर्स जो भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़े थे, जिसके हम बात कर रहे थे फिस्कल मेजर्स की डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन जरूर आता है, और हर ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ थ्योरिकली लिखना नहीं कि हाँ ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है कि वो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अचीव कैसे करेगी, और इस पर बेस कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे रिसेंटली 2024 में एक स्कीम स्टार्ट हुई, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। अब उस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम को बजट में पेश किया गया था लास्ट ईयर के, जिसका टारगेट ये था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनमें स्किल्स डेवलप की जाए, उन्हें कंपनीज में भेजा जाए इंटर्नशिप के लिए, और इंटर्नशिप के बाद 1 साल के इंटर्नशिप के बाद जो स्किल्स वो लोग गेन करेंगे उससे वो लोग खुद या तो खुद का कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं या खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा स्टार्टअप स्कीम, स्किल इंडिया, ये सब हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक कह सकते हैं कैंपेन्स थे जो गवर्नमेंट लेकर आई थी इस टारगेट को अचीव करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं, जब बजट ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो अब आपको पढ़ना है बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट्स कम है तो डेफिसिट का केस बनता है, और अगर एक्सपेंडिचर कम है और रिसिप्ट्स जो है वो ज्यादा है तो सरप्लस का केस बनता है। इंडिया जैसी कंट्री में सरप्लस बजट कभी नहीं होता, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इंडिया के लिए अच्छा भी नहीं है कि उसका बजट सरप्लस में हो। डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब है कि उसे डेवलप करना है, उसे खर्चे करने हैं, उसे आगे ग्रोथ करनी है, तो उसे खर्चे हमेशा ज्यादा होंगे उसकी रिसिप्ट से। इसलिए इंडिया के लिए एक बैलेंस बजट भी अच्छा नहीं है और इंडिया के लिए एक सरप्लस बजट भी अच्छा नहीं है। इंडिया के लिए डेफिसिट बजट ही अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर उसके एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट ज्यादा एंटीसिपेट करेगी रिसिप्ट से, और यही एक साइन होगा जो दिखाएगी कि गवर्नमेंट का जो विजन है, जो मिशन है, वो कंट्री की ग्रोथ है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, डेफिसिट हमें 3 तरह का पढ़ना होता है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब आप जानते होंगे, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ओवरऑल एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवरऑल रिसिप्ट से। ओवरऑल रिसिप्ट मतलब कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों में से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान होगा बोरोविंग्स का पार्ट हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बोरोविंग्स काउंट कर लेंगे तो फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट सही कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट होने की वजह से ही गवर्नमेंट बोरोविंग्स की तरफ जाती है। तो बोरोविंग्स आर इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, इसलिए हम बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट की हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट में से आपको इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो हटा देना है, तो आप प्राइमरी डेफिसिट पे पहुंच जाएंगे। तीनों तरह के डेफिसिट के फॉर्मूले पढ़ने के बाद इनके इंप्लीकेशंस भी जरूर पढ़ें कि जब गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है तो उसके असर क्या होते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट बजट टॉपिक हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे लास्ट यूनिट की तरफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट है 5th यूनिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। इस बार के जो सैंपल पेपर्स हैं इसमें वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जो सैंपल पेपर देखे गए हैं
उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्वेश्चंस फॉरेन एक्सचेंज से भी ज्यादा पूछे गए हैं। तो बीओपी चैप्टर अपने आप में अगर एक छोटा चैप्टर है तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई उसमें से पूछ रहा है तो ये आपके लिए एक स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है। क्योंकि बीओपी में पढ़ना क्या है हमारे को, कि बीओपी में हमारे जो है जितने भी ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं उसका क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं कि कैपिटल अकाउंट और दो करंट अकाउंट, हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांजेक्शन मेनली लेते हैं बोरोविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाले, करंट अकाउंट में हम 3 ट्रांजेक्शन लेते हैं, एक हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जिसे हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसे हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, और लास्ट हमारे करंट ट्रांसफर्स। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही है कि कोई ट्रांजेक्शन आपको दे देंगे और आपको उससे पूछेंगे कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछेंगे कि ये डेबिट आइटम है या क्रेडिट आइटम है। तो डेबिट क्रेडिट का भी ध्यान रखना है कि जितने भी पेमेंट्स होंगे फॉरेन एक्सचेंज में या एक्सपेंडिचर्स के ट्रांजेक्शन है वो पेमेंट जो डेबिट आइटम है या डेबिट ट्रांजेक्शन्स हैं, और जितने भी रिसिप्ट्स या इनकम वाले पॉइंट्स हैं जहां पर पैसा या फॉरेन एक्सचेंज आएगा बाहर से, जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो वो रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन है, एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है तो, या करंट ट्रांसफर्स बाहर से आ रहे हैं, रेमिटेंस वगैरह, तो ये रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट में जाएगा। तो रिसिप्ट्स क्रेडिट में जाएंगी और पेमेंट जो है वो डेबिट में जाएंगे। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बीओटी वर्सेस बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड आप जानते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस होता है, उसका बैलेंस होता है, जबकि बीओपी ओवरऑल बैलेंस है जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का बैलेंस भी आ गया और करंट ट्रांसफर का बैलेंस भी आ गया। तो बीओपी कैसे कैलकुलेट होता है वो फॉर्मूला को पढ़ के जाना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास बीओपी चैप्टर में आता है, वो होता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, कि अगर हम क्लासिफिकेशन करें कौन से आइटम्स अकोमोडेटिंग है और कौन से जो है ऑटोनोमस है। तो सारे ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनोमस मतलब है इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है हमारा जो मोटिव होता है उन ट्रांजेक्शंस के पीछे वो कभी भी हमारे बीओपी बैलेंस जो इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करने के लिए नहीं होता। मतलब उन सबके पीछे हमारा ट्रांजेक्शन बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, ये नेचुरल ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो सारे ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस है, केवल एक ही ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग होता है जो हमारे बीओपी बैलेंस से रिलेटेड है। अगर हमारा बीओपी बैलेंस सरप्लस है तो हमें उस पेमेंट को मान लीजिए सरप्लस से हम लोग अपने पुरानी कोई डेप्ट पे करना चाह रहे हैं और इसलिए हम बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, या बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है और हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है बीओपी में, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों का, तो फिर उसको जो है हम लोग ऐसे ट्रांजेक्शन को जो बैलेंस इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए जो हमने ट्रांजेक्शन किया उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या, अकोमोडेटिंग आइटम। बाकी सब क्या है, ऑटोनोमस। तो बीओपी इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन बीओपी इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम भी कवर करना है। सिंपल सी बात है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को जोड़ने पर अगर बैलेंस आपका जीरो आ रहा है, मतलब ना तो सरप्लस आया ना गया, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कौन मेंटेन करता है, आरबीआई करता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब जितना पैसा हमारे पास आया फॉरेन एक्सचेंज में उतना ही पैसा चला गया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो ये हो गया हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम। और अगर उसमें कुछ बैलेंस बचता है दोनों को जोड़ने पर तो हो गया बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। अब आ जाते हैं, बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के बारे में। लास्ट, फॉरेन एक्सचेंज में दो चीजें हैं आपके पास, दो सिस्टम होते हैं, रेट कैसे डिटरमाइन होती है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स डिसाइड करती है गवर्नमेंट, जो कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा क्या कम हो सकती है, जबकि फ्लेक्सिबल जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट वो डिसाइड होती है बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है और जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है उससे ऊपर डिसाइड करती है, जिसमें हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही होती है और एक्सचेंज रेट बढ़ रही होती है, वो डिवैल्यूएशन है। जबकि वही चीज अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से बढ़ रही है और हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस है। एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, इसके बेस पर हमारे पास कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमारा डिमांड और सप्लाई जो है पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर हमारी एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाती है। इस पर बेस क्वेश्चन कुछ भी कोई चेंज दे सकता है, जैसे मान लो हमने अपने एक्सपोर्ट्स कम कर दिए या हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए, या कोई भी एक प्रैक्टिकल बेस सिनेरियो क्वेश्चन दे सकता है। अभी जैसे आपने अमेरिका के इलेक्शन की बात पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं हुए हैं, टैरिफ रेट्स में चेंजेस हुए हैं, इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट आएगा, तो उस पर बेस सीबीएसई क्वेश्चन बना के दे सकता है आपको। तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अगर इंपैक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट पर भी इंपैक्ट आएगा, तो एक्सचेंज रेट पर क्या इंपैक्ट आएगा वो आपको एक ग्राफ बनाकर समझाना होता है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगी या घटेगी। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेफरेंस में आपको स्पेशली देना है, जैसे डिवैल्यूएशन का पर्पस भी गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और इंपोर्ट को कम करना, ताकि बाहर का जो फॉरेन बायर है वो इंडिया से ज्यादा माल खरीदे, उसे इंडिया से माल खरीदना सस्ता पड़े, और इसलिए वो डिवैल्यूएशन करते हैं, इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट को बढ़ा देते हैं ताकि उन्हें ज्यादा वैल्यू या कमोडिटी के आइटम्स इंडिया से मिल पाए $1 के बदले।
मैनेज फ्लोटिंग, एक्सचेंज रेट जब एक लिमिट के बाहर चल जाती है या कम हो जाती है, स्टेबल नहीं रहती है, तो आरबीआई क्या करता है, एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज को, उसकी सप्लाई को बढ़ाकर, उसकी यहाँ डिमांड को बढ़ाकर एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश करता है। एक टॉपिक है मैनेज फ्लोटिंग, हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है इस चैप्टर में से। और लास्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की बाय एंड सेलिंग होती है। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक तो इसके तीन फंक्शंस हैं हमारे, एक ट्रांसफर फंक्शन, एक क्रेडिट फंक्शन और एक हेजिंग फंक्शन, जरूर पढ़ के जाना है। और इसके बाद इसके ऑपरेशन, दो तरह से ऑपरेशन होता है इसके अंदर। एक तो हम लोग ऑपरेशन मतलब ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, एक तो स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन होता है और एक फॉरवर्ड मार्केट, जहां पर हम लोग फ्यूचर की किसी डेट के लिए एग्रीमेंट प्रेजेंट में ही स्पॉट रेट पर कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कवरेज मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पर दे दिया, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और अभी इंडियन इकोनॉमिक्स का एक वीडियो हम आपको और बना कर देंगे, जिसमें आपको बताएंगे इंडियन इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है। मैक्रो के लिए तैयार हो जाइए, मैक्रो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इस वीडियो की हेल्प लीजिए और जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें कंसेप्चुअली क्लियर करिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करिए, क्योंकि पेपर डायरेक्ट नहीं आता है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है इकोनॉमिक्स का। आज के लिए हम लेंगे इतना ही, थैंक यू।